नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकारों के जरिए, या यूं कहें कि अपनी सरकार के जरिए आम लोगों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच ये नैरेटिव सेट करना चाहती है कि विपक्ष भ्रष्ट है, नाकारा है और वह ईमानदार और कर्मठ है। इसी अवधारणा को पुख्ता बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो शीर्ष ब्यूरोक्रेट हैं, उनमें बड़ा बदलाव किया गया है और उनके कामकाज को एक तरीके से इसके पीछे बताया जा रहा है कि कामकाज को गति देने के लिए ऐसा किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलबत्ता जुलाई माह के एक फीडबैक के आधार पर प्रदेश के 73 अन्य अधिकारियों को नोटिस देकर जवाब तलब किया है। इन अफसरों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इन वरिष्ठ अफसरों में आईएएस, आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं और बड़े स्तर के आईपीएस आईएएस अधिकारी शामिल हैं। कमिश्नर हैं, डीएम हैं, एडीजी हैं, डीआईजी हैं, इस स्तर के अधिकारी इसमें शामिल हैं। इस एक्शन पर जनता ने तो वाह की है, पर ब्यूरोक्रेसी ने आह भरी है। आज मंथन इसी पर कि जनता की वाह और ब्यूरोक्रेसी की आह। के न्यूज लगातार मंथन के मंच से और अपनी खबरों के जरिए जनता की जो समस्याएं, आम आदमी की समस्याएं, चाहे तहसील हो, थाना हो, कलेक्ट्रेट हो, कप्तान साहब का दफ्तर हो, नमामि गंगे का डिपार्टमेंट हो, औद्योगिक विकास हो, तमाम जो डिपार्टमेंट हैं जो पब्लिक से जुड़े, स्वास्थ्य विभाग हो, इनकी समस्याओं को लगातार हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं और लगातार इन खबरों को हम बहुत प्रमुखता से दिखा रहे हों। इनमें चाहे नमामि गंगे का मसला हो, गंगा का प्रदूषण हो, या फिर औद्योगिक विकास, वन, जलवायु हो, या फिर तकनीकी शिक्षा का मामला हो, जनता से जुड़े मुद्दों पर और सरकारी तंत्र जो सिस्टम है उसकी कार्यशैली को हमने अपने प्राइम टाइम शो मंथन में कई बार दिखाया और नोटिस जारी होने वाले विभागों में ये विभाग भी शामिल हैं। महत्वपूर्ण बात ये है। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक नज़र डाल लेते हैं, ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि किन विभागों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोटिस दिया है और किन पर उनकी भ्रकुटी टेढ़ी हुई है। मुख्यमंत्री की तरफ से जिन्हें नोटिस भेजा गया है उनमें कई विभाग शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लोगों की शिकायतों के समाधान करने में, यानी जो लोग कुल मिलाकर जो लोग प्रार्थना पत्र देते हैं, चाहे थाना स्तर पे हो, डीएम के स्तर पर हो, कप्तान साहब के स्तर पर हो, डीआईजी के स्तर पे हो, तमाम जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी है जनता की सेवा करना और एक अवधारणा बनाना, एक परसेप्शन बनाना, एक नैरेटिव सेट करना कि सरकार बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है, आम लोगों के काम हो रहे हैं, केवल खास लोगों के नहीं, आम लोगों के काम हो रहे हैं। ये परसेप्शन बनाने में फिलहाल अब तक जो दूसरा कार्यकाल है उसके लगातार योगी सरकार कोशिश कर रही है। और ये जो जिस फीडबैक के आधार पर पहले जो टॉप ब्यूरोक्रेसी थी उसमें जो 16 बड़े अधिकारी थे, टॉप अधिकारी, नीति निर्धारक, बड़े बड़े विभागों के बड़े बड़े महारथी, उन अधिकारियों में फेरबदल किया गया, उनके दायित्वों को बदला गया, कुछ को पावर सेंटर बनाया गया और कुछ को संट कर दिया गया। ये इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये केवल और केवल कोई भी सरकार अगर करती है, किसी के काम में बदलाव करती है, तो जाहिरा तौर पर ये होता है कि काम को गति देना, सिस्टम को गति देना, तंत्र को गति देना होता है। लेकिन जिन विभागों में इसके बाद मुख्यमंत्री ने जुलाई माह का फीडबैक मंगवाया, उसमें बहुत सारे विभागों की बैड एंट्री आई और उसके बाद उन्होंने 73 अधिकारियों को नोटिस देकर जवाब तलब किया है। और अगर मुख्यमंत्री इनके जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे तो इन अधिकारियों में कई सारों पर सीधी और सख्त कार्रवाई मुख्यमंत्री कर सकते हैं। जो विभाग हैं उसमें स्थानीय प्रशासन है, यानी कलेक्ट्रेट है, पुलिस है, ये इस तरह के विभाग हैं। और ये मुख्यमंत्री ने गोपनीय रिपोर्ट और जो जन सुनवाई पोर्टल है, सीएम हेल्पलाइन है, उससे जो फीडबैक उन्हें मिला उसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
जिन अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है उनमें 10 विभागाध्यक्ष हैं, एचओडी हैं, 5 कमिश्नर स्तर के अधिकारी हैं, 10 डीएम यानी जिला मजिस्ट्रेट हैं, 5 ये भी आईएएस और सीनियर पीसीएस अधिकारी होते हैं, 5 विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष हैं, 5 नगर आयुक्त हैं और 10 तहसीलदार शामिल हैं। आप समझ सकते हैं कि किस स्तर के अधिकारियों को नोटिस जारी करके उन्हें खबरदार किया गया है और एक तरीके से एक प्रक्रिया अपनाई गई है उन्हें दंडित करने से पूर्व कि भाई आप जवाब दीजिए, और जाहिर सी बात है कि आपने काम किया नहीं है तो दंड आपको मिलेगा। इनके अलावा 3 एडीजी भी हैं, यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल, अतिरिक्त अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के 3 अधिकारी हैं, इनको भी नोटिस दिया है, इन पर कार्रवाई की तलवार है। और आईजी इनमें हैं, 5 आईजी हैं, डीआईजी हैं और जो कमिश्नरेट में तैनात जो एसएसपी, एएसपी, एसपी वो 10 हैं और इसके अलावा 10 थाना प्रभारियों से भी स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री की तरफ से मांगा गया है। और कुल मिलाकर ये सब इसलिए किया गया है कि भाई जनता के बीच और कार्यकर्ताओं को ये लगे कि भाई जिस पार्टी की सरकार है, जिसके लिए वो दिन रात एक करते हैं, वो सरकार कम से कम ईमानदारी से काम कर रही है, लोगों के काम बिना पैसे दिए हो रहे हैं, बिना झंझट बवाल करने से हो रहे हैं और बड़े आराम से हो रहे हैं। ये एक परसेप्शन बनाना है, एक ये अवधारणा बनानी है, क्योंकि मूल में भारतीय जनता पार्टी लगातार 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश और पूरे देश में बहुत गंभीरता से वो तैयारी कर रही है और सरकारों के माध्यम से ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां तक हम लोग इन सब चीजों को देखें और समझें। अब कुल मिलाकर अगर देखें तो खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों की पहचान आयुष विभाग है, तकनीकी शिक्षा विभाग है, कृषि विपणन विभाग है और बुनियादी ढांचा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर भाई मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है। और औद्योगिक विकास, आवास, शहरी नियोजन, व्यावसायिक शिक्षा, नमामि गंगे, ग्रामीण जल आपूर्ति, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन जैसे तमाम विभाग हैं, इन सारे विभागों पर मुख्यमंत्री की नजर टेढ़ी हुई है। एक सरकारी प्रवक्ता की बात करें तो मुख्यमंत्री ने राज्य के 73 अधिकारियों से सीधी जवाब तलबी की है और लापरवाही का आरोप इन अधिकारियों पर है। नोटिस इन्हें जारी किया गया है, इनकी जो रिपोर्ट है वो जल्द ही प्राप्त होगी, उसके बाद इन पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार में भी जीरो टॉलरेंस और काम में भी जीरो टॉलरेंस की जो काम दिया जाए, जनता अगर आपके दरवाजे खड़ी है, आप कलेक्टर हैं तो होते रहें, आप जनता के सेवक हैं और लोक सेवक आप कहलाते हैं। इसलिए अगर आप लोक सेवक हैं तो फिर लोक की सेवा करनी पड़ेगी आपको, केवल जवानी जमाखर्च से काम नहीं चलेगा कि भाई अपने बड़े अधिकारी के चक्कर लगा ले या शासन में कोई सेटिंग गटिंग बना ले और बने रहे जिले में, ऐसा अब चलने वाला नहीं है। पिछले दिनों यह देखा गया कि अचानक उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल को हटाकर डीएस चौहान को कार्यवाहक डीजीपी बना दिया गया। अभी वो पूर्णकालिक डीजीपी की तरह डीएस चौहान काम कर रहे हैं और मुकुल गोयल को तो नाकारा कहा गया था। शायद उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेसी है, उसके इतिहास में मैंने नहीं सुना कि किसी अफसर को सरकारी तौर पर यह कहा गया हो कि वो नाकारा है इसलिए हटाया गया। ये पहला वाकया होगा। तो कुल मिलाकर आज जो जनता की वाह है और शायद जिन पर डंडा चलेगा उनकी आह है। चर्चा आज इसी पर। मंथन के मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति और ब्यूरोक्रेसी को कम से कम 5 दशक यानी 50 साल से समझने वाले बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे अग्रज अजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार आपका। बिलाल सब्जवारी साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली से जुड़ गए हैं, अक्सर हमारे साथ मंथन में वो उपस्थित रहते हैं। बिलाल भाई, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। शेखर कुमार बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। शेखर जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। मनीष यादव समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, उनका भी बहुत आभार, धन्यवाद। धर्मेंद्र सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं और एक खास मेहमान आज हमने आमंत्रित किया है, बहुत ही खास मेहमान आलोक रंजन जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव। बहुत बहुत स्वागत आलोक जी, बहुत नमस्कार और बहुत आभार आपका कि आपके न्यूज के दर्शकों को समय दे देते हैं। बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। आलोक जी के बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश
आलोक जी ऐसे आईएएस अधिकारी रहे हैं अपने सेवा काल में कि उन्हें केवल ब्यूरोक्रेसी नहीं, जनता जानती है। जनता के बीच उनकी एक अपनी एक हैसियत है, एक पैठ है, एक उनकी साख है। मंथन की शुरुआत आलोक जी से ही करते हैं। आलोक जी, कुल मिलाकर एक बहुत दिनों से, पिछले दिनों जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो स्वास्थ्य विभाग और एसीएस हेल्थ की बात कर रहे थे ब्रजेश पाठक, और उस मसले पर हम लोगों ने कहा, चर्चा की तो बड़ी विस्तार से आपने बताया था कि भाई बिना मंत्री के सहमति के आईएएस जो सीनियर आईएएस अफसर होते हैं, सेक्रेटरी स्तर के या प्रिंसिपल सेक्रेटरी या एसीएस स्तर के अधिकारी, वो राय लेते हैं। और ये सिस्टम है, कि ये तंत्र है, अगर वो कुछ करते भी हैं तो कान में उनके डाल देते हैं। और अंततः बहुत सारी कवायद के बाद, ब्रजेश पाठक के वीटो के बाद प्रसाद साहब को हटाया गया, और फिर उसी के साथ में 16 टॉप अफसरों को इधर से उधर किया गया। खैर, इसे हम हटाना नहीं कहते, क्योंकि किसी के कार्य विभाजन जब बदल हो जाता है, कार्य जो बदलता है उसको एक गति देने के लिए जो जाहिरा तौर पर यही कहा जाता है। लेकिन लखनऊ में बहुत सारी चर्चाएं इस समय हो रही हैं। कोई कह रहा फला बहुत पावरफुल हो गया, और कोई कह रहा भाई ये तो संट कर दिया गया, किनारे चले गए। किसी के साथ खेल हो गया और कोई खेल करा रहा है, कोई ओलंपिक करा रहा है। अजीब अजीब स्थितियां लखनऊ में, अलग अलग चर्चा है। अब लखनऊ की चर्चा आप भी बेहतर जानते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं आप लोगों के माध्यम से। और इसी बीच 73 अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री की तरफ से एक नोटिस गया कि भाई उन्होंने जुलाई माह का फीडबैक है और इसमें उन्होंने कार्रवाई नहीं की। आलोक जी, इस जो पूरी ताबड़तोड़ एक दिन की कार्रवाई, इसको एक ये परसेप्शन बिल्डिंग है क्या? ये सरकार ये बताना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की नीति सरकार ये बताना चाहती है कि भाई वो ईमानदार हैं, क्योंकि पूरे देश में विपक्ष को भ्रष्ट साबित करने की पूरी कोशिश है, और कुछ लोग हैं भी भ्रष्ट, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो भ्रष्ट बनाम ईमानदार और कर्मठ, ये स्थिति, और क्या ब्यूरोक्रेसी में जो बदलाव, गति लाने की कोशिश, एक्शन, इसको लेकर क्या टिप्पणी है आपकी? आलोक जी। धन्यवाद। देखिए, ये जो तबादले हुए हैं या ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल होता है, ये तो इसमें स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो भी माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, उनका ये विशेष अधिकार होता है, उनका प्रेरोगेटिव होता है, और वो जिस भी अधिकारी को चाहे कोई भी विभाग दे सकते हैं। और मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसा वो चर्चा नहीं करनी चाहिए किसी को क्यों हटाया गया, क्यों लाया गया। ये तो मुख्यमंत्री जी अपने आप मूल्यांकन करते रहते हैं अधिकारियों के काम का, और मूल्यांकन के आधार पे उनको जो समझ में आता है उसके आधार पे वो फेरबदल करते हैं। तो उसके आधार पे लोगों का फेरबदल हुआ, वो गए दूसरे पे गए। और मेरा तो अपना मानना ये है, जानना चाहें, ये सेवा में 38 साल में रहा, मेरा मानना ये है कि जो भी पद होता है उसमें भी बहुत मौका मिलता है काम करने का, जनता की सेवा करने की। कोई भी पद मिल जाए, उसमें कोई पद को छोटा समझ के काम नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक मौका मिलेगा जनता की सेवा करने के लिए, अगर उसको ईमानदारी से और अच्छे तरीके से किया जाए और नई क्रिएटिव और रचनात्मक सोच के साथ किया जाए। ये तो रहा तबादलों के बारे में। लेकिन जो दूसरी बात अभी आप इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं कि इतने विभागों को एक तरीके का उनको नोटिस दी गई है, उनका जवाब मांगा गया है कि जनता की जो समस्याएं हैं उनको उनकी यहाँ से हल नहीं किया जा रहा है। इसकी मॉनिटरिंग होती है, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से हो रही है कि कितनी जनता की समस्याएं हल हो रही है, नहीं हो रही हैं, और जहाँ हल नहीं हुआ वहाँ पे क्या नोटिस की गई है। तो बड़े पैमाने पर दी गई है। आपने अभी सामने आप ही को उससे मुझे बात सामने आई कि 73 अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के और आईएएस के, उनको इस प्रकार की नोटिस गई है। मैं समझता हूँ ब्यूरोक्रेसी को इस बारे में सोचना चाहिए अधिकारियों को कि क्या ऐसा हो रहा है। इस मतलब शिकायत जा रही है कि जनता की समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं, जनता की समस्याओं को हल नहीं कर रहे हैं एक समयबद्ध तरीके, क्योंकि अधिकारी का एक यही काम है। मैं तो बल्कि आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ये जान के कि सरकार की तरफ से मैंने सुनने में आया है कि आदमी जारी करते हैं कि 10 से 12 बजे तक कार्यालय में रह के पब्लिक से मिलिए। मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा कि मैं जब भी जिलाधिकारी रहा, मैं 5 जिलाधिकारी था, इसमें आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, ये कोई 10 से 12 की बंदिश जिलाधिकारी के लिए नहीं होती। जिलाधिकारी तो फुल टाइम पब्लिक सर्वेंट है। वो तो मुझे अभी भी याद है कि सुबह 9 बजे से हम मिलना शुरू कर देते थे, और 1:30 बजे 2 बजे जितना बच जाए पब्लिक का, जब तक आखिरी आदमी मिल के ना चला जाए, मिलना की वो कार्रवाई बंद नहीं होती थी। पब्लिक की समस्या सुनने के बाद ही फिर कोई दूसरा काम किया करते थे। और यही नहीं, जनता के बीच में जाया करते थे, गाँव गाँव जाया करते थे, वहां पे चौपाल लगा के बैठ के जनता की समस्याएं सुना करते थे। तो ये तो अधिकारी का काम है, और जिलाधिकारी को वगैरह का तो विशेष तौर पे काम है कि उन्हें पब्लिक के बीच में जाना चाहिए, पब्लिक से मिलना चाहिए, और 2 घंटे 3 घंटे क्यों, जितना मिल सके उन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि जब तक वो पब्लिक से नहीं मिलेंगे तो उनको लोगों का दर्द नहीं समझ में आएगा,
उनकी समस्या नहीं समझ में आएगी और उसका वो निराकरण नहीं कर पाएंगे। खाली कागज पे सरकार नहीं चलती, प्रशासन नहीं चलता। कागज पे तो रिपोर्ट आप जो मांगिए वो रिपोर्ट आ जाएगी नीचे से, लेकिन अगर आप वास्तविकता में नहीं देखेंगे जाके तो आपको नहीं पता चलेगा कि विकास कार्यक्रमों में क्या प्रगति हो रही है, क्या नहीं हो रही है, जनता का क्या दुख दर्द है वो दूर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये दूर करना अधिकारी का काम है और कर्तव्य है। और अगर जो अधिकारी ये नहीं कर रहे हैं तो निश्चय उनको नोटिस भी जानी चाहिए, उनका जवाब तलब भी होना चाहिए, क्योंकि ये उनका मूल काम है। मैं तो आपसे यहाँ तक भी शेयर करूंगा कि जब मुख्य सचिव का पद आप जानते हैं कितना कम वो होता है, इसमें कितना प्रेशर होता है। मैं मुख्य सचिव रहा 2.25 साल उत्तर प्रदेश का। उस दौरान भी मैंने 3:30 से 4:30 का समय रखा हुआ था निर्धारित, कि मैं आम जनता से मिलता था और बिना किसी रोक के, बिना किसी सिक्योरिटी के लोग आ सकते थे और मुझसे मिलते थे। और गरीब से गरीब व्यक्ति भी आता था और मैं उसकी समस्या को सुनता था, उसकी प्रार्थना पत्र में आदेश पारित करता था और फोन करता था अधिकारी को, फॉलो अप करता था। तो सिस्टम बना रखा था। तो ये तो कर्तव्य है कि जो समस्या लेके आए उसका निस्तारण होना चाहिए। अच्छा, अब बात ये भी आती है निस्तारण कैसे किया जाना चाहिए। कई लोग ऐसा समझते हैं कि खाली हमने प्रार्थना पत्र ले लिया और भेज दिया, नीचे निस्तारण हो गया, कि आपका प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग को भेज दिया गया। ये कोई निस्तारण नहीं होता। निस्तारण का मतलब है सकारात्मक निस्तारण, मतलब समस्या का हल हो। अच्छा, कभी दूसरा क्या करते हैं गलती, जैसे मान लीजिए लेखपाल के खिलाफ शिकायत जी, अब मालूम पड़ा कि सचिवालय से लेके जिलाधिकारी से लेके वो शिकायत उसी लेखपाल के पास पहुंच जाती है जिसके विरुद्ध शिकायत होती है। तो वो क्या रिपोर्ट देगा, वो तो अपने पक्ष की रिपोर्ट लिख के भेज देगा कि साहब मैंने जो किया वो सही किया, और आमतौर फिर उसी रिपोर्ट को सब लोग मान लेते हैं। ऐसा नहीं होना। मुझे लगता है 80% मामलों में ऐसा ही हो रहा है आलोक जी, तभी हाहाकार मचा हुआ है जी। यही मतलब बात है, पब्लिक संतुष्ट नहीं होगी अगर इस तरीके का काम होगा कभी भी, क्योंकि अगर उसको हल नहीं मिलेगा तो फायदा क्या है कि प्रार्थना पत्र दिया और खाली उनको ये मालूम हो गया कि आपके प्रार्थना पत्र पे विचार हो रहा है। या कभी कभी मैंने आपको बताया, कभी कभी अधिकारी बड़ा अजीब गरीब तरीके से खाली उस पर या तो चिड़िया बैठाल देते हैं या लिख देते हैं कृपया नियम अनुसार कार्रवाई करें। अच्छा, ये नियम अनुसार कार्रवाई का क्या मतलब है, मैं आज तक नहीं समझा। इसका मतलब आलोक जी, ज्यादातर अधिकारी यही लिखते हैं। और आपने कहा कि भाई डीएम कलेक्टर का काम है सुनना, 2 घंटे बैठ जाए बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी अदाएं हैं। एक किताब भी आपके काडर के एक मैडम ने लिखी है कि भाई उत्तर प्रदेश के आईएएस अफसर जिले सुबानी हैं। वो जिले सुबानी से कम नहीं है। वो कहते हैं खबरदार साहब आ रहे हैं, कालीन बिछाओ, लोक सेवक नहीं है वो। अब आप तो चीफ सेक्रेटरी होकर भी 2-2.5 घंटे लोगों को सुनते थे आलोक जी। हाँ, नहीं, मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे मैं तो सुनता ही था, और भी कई अधिकारी ऐसे रहे हैं जो पब्लिक से जरूर उनकी बात सुनते रहे, और मिलना चाहिए, सुनना चाहिए। और जैसे मैंने कहा नियमानुसार वाली कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक, ये कार्रवाई, ये जांच करें, 15 दिन में रिपोर्ट दें, ये कार्रवाई करके हमको 1 सप्ताह में बताएं, और उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तब पब्लिक को लगेगा कि उसकी जो समस्याएं हैं उस पर कुछ निराकरण हो रहा है, उसका कुछ हल हो रहा है। और नहीं तो अगर घूम फिर के यही हुआ कि प्रार्थना पत्र दिया और घूम फिर के ये आ गया कि बस ठीक है साहब विचार हो गया और कोई कार्रवाई की अपेक्षा नहीं है, तो मामला वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। आलोक जी, एक माफी के साथ रोक रहा हूं, एक बहुत सूक्ष्म प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि क्या जो 73 अफसरों को नोटिस दिया गया है, आपने तो बहुत वर्षों तक इस प्रशासनिक सेवा में आप रहे हैं, और जो आईएएस का शीर्ष पद होता है एक प्रदेश में, उसमें आप काफी समय तक 2.25 साल के करीब आप रहे हैं। क्या इतने सारे एक साथ अफसरों को कभी किसी चीफ मिनिस्टर ने कहा हो कि भाई आपका फीडबैक बहुत गड़बड़ है, नोटिस लो, नहीं चाप देंगे आपको, नाप देंगे आपको? इतनी बड़ी कहीं नोटिसबाजी कहीं नजर आई है, या कि इतने सारे जो कारण बताओ नोटिस कभी एक साथ बल्क में दिए गए हैं? बड़े पैमाने पे कार्रवाई है, तो मैं समझता हूँ 73 अधिकारी, और जैसा आपने गिनाया बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के और आईएएस के अधिकारी, एडीजी, आईजी, कमिश्नर, नगर आयुक्त, मतलब कौन बचा है? ये मतलब पूरे प्रशासनिक जो तबका है उसको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों, क्या उनके काम में इतनी कमी आ रही है क्या? इसका मतलब तो यही है कि जनता खुश नहीं है, जनता में असंतोष आ रहा है कि हमारी समस्याएं हल नहीं हो रही। अधिकारियों को इसीलिए तो वहां से नोटिस गई है उनको, इसीलिए उनको सचेत किया गया है कि वो बैठ के वहां पे जैसे उनको समस्याएं हल करनी चाहिए, जो उनका कर्तव्य है वो नहीं कर रहे हैं, उसको करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब ग्रीवेंस पब्लिक सेवा है क्या? पब्लिक की सेवा का मतलब यही है कि सिटीजन की जो भी दिक्कत हो, समस्या है, उसको आप एक पॉजिटिव तरीके से सुनिए। सबसे पहले तो सुनिए। मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि बहुत से अधिकारी हैं तो सुनते ही नहीं जी। मतलब पब्लिक का आदमी आता है समस्या लेके, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। अगर आप उसकी बात सुन भी लें खाली अच्छे से, तो वो बाहर जाके खुश होकर कहता है कि सुनवाई तो हुई हमारी, सुना तो कलेक्टर साहब ने हमारी बात सुनी तो, या आईजी साहब ने हमारी बात सुनी तो, या कप्तान साहब ने हमारी बात सुनी तो। यही अपने आप में उसको आधा दर्द तो उसको वहीं दूर हो जाता है, और बाकी आधा दर्द जब होता है जब उसको लगता है कि हाँ कोई एक्शन हो गया, ये कार्रवाई हो गई। तो मैं तो समझता हूँ कि 73 लोगों को नोटिस जाना ये
बड़ा वैसा संदेश जाता है कि क्या कर रहे हैं ये अधिकारी, क्यों ऐसा कर रहे हैं। उनको अपने आप में आप विश्लेषण करना चाहिए, जिनको नोटिस गई है कि ऐसा क्यों किया है, उनकी कार में क्या कमी है और उसमें उनको सुधार लाना चाहिए। उन्हें जनता से अपने आप को जोड़ना चाहिए, उनको जोड़ना पड़ेगा। अगर जनता से नहीं जोड़ेंगे तो प्रशासन का कोई मतलब नहीं है, प्रशासन सही तरीके से चल नहीं सकता। ठीक बात है, ठीक बात है। अजय जी, आलोक जी ने दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु रख दिए। आलोक जी कह रहे हैं कि भाई कागजों पे सरकारें नहीं चलती, अफसर लिख दें कि भाई आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करें, नियमानुसार कार्रवाई करें, ये कोई काम नहीं होता, ऐसे ब्यूरोक्रेसी नहीं चलती, शासन तंत्र सत्ता सरकारें कागज पर इस तरह नहीं चलती। आपको स्पष्ट लिखना होगा। और आप तो 5 दशकों से देख रहे हैं कि भाई अब आज के माहौल में तो ज्यादातर लोग यही लिखते हैं नियमानुसार कार्रवाई करें। और अब जो फरियादी भी वो समझदार हो गया, वो कह रहा देखो लिख दिया नियमानुसार। अब ये नियम चलेगा उन्हीं लोगों का जिनके खिलाफ उनकी शिकायत है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आलोक जी ने कही कि भाई सरकारें कागज पर नहीं चलती और इतने सारे लोगों पर कार्रवाई, मुख्यमंत्री जी ने एक तरीके से नोटिस को हम कार्रवाई मानते हैं कि भाई ये इतने इस काडर से लोग आते हैं, अगर उनको नोटिस मिले कि आपने काम नहीं किया तो ये कार्रवाई से कम नहीं है। तो इसके क्या संकेत और संदेश जाएंगे अजय जी, या क्या मायने क्या है इसके? बात हम नौकरशाही की कर रहे हैं, लेकिन अभी श्री आलोक रंजन जी, मैं उनको कभी नौकरशाह नहीं माना। वो एक जनसेवक के रूप में कार्य किए, चाहे वो इलाहाबाद के डीएम रहे हों, गोरखपुर के डीएम, वो आगरा के डीएम रहे हों, या आप मुख्य सचिव के पद पर रहे, इनके दरवाजे हमेशा खुले रहते। आज स्थिति दूसरी है, लोक भवन में कोई मुख्य सचिव से मिलने की हिम्मत कर सकता। मैं नौकरशाही की बात करता हूं आलोक रंजन जी को छोड़कर। देखिए, एक मुख्यमंत्री हुए थे कल्याण सिंह जी, उन्होंने नौकरशाही के बारे में कहा गया था, वही क्या कहा था, उन्होंने कहा था नौकरशाही उस बेलगाम घोड़े की तरह है जिस पे बैठने वाले सवार की रानों में यह दम नहीं है और रास खींचने की ताकत नहीं है, तो ये नौकरशाह की घोड़ी उसे पलट दे। अजय जी कौन मुख्यमंत्री थे, दर्शक सुन नहीं पाए? कल्याण सिंह जी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री। कल्याण सिंह जी को काफी कुशल और कड़क प्रशासक माना जाता है। उन्होंने कड़क प्रशासन थे और उनके पहले रिजीम की मैं बात कर रहा हूं, नौकरशाही थर थर कांपती थी। आज स्थिति क्या है दुर्गेंद्र जी, आपने 73 अधिकारियों के बारे में कहा, सही है, लेकिन आप देखिए अभी इवेंट्स कराए गए, इंडस्ट्री लगाने के इवेंट्स कराए गए, इन्वेस्टमेंट मीट कराई गई, तमाम पैसा खर्च हो गया, कितनी इंडस्ट्री आई। अरे कम से कम इन अफसरों से यही जवाब तलब करें। अभी फिर भेजे जा रहे हैं, अब ये लग गया कि आप विदेश यात्रा नहीं करेंगे। ये एक अलग है। आज का नौकरशाह वास्तव में बेलगाम घोड़े की तरह, ये बहुत सही कहा, ये 2 घंटे बैठने की बात नहीं। डीएम, एसएसपी, डीआईजी, ये सब 24 घंटे के नौकर, जहां मिले सड़क चलते अगर कोई रोक रहा है तो रुक करके उसकी बात सुने, नियमानुसार कार्रवाई की बात नहीं। अब तो नियमानुसार लिख ही देते हैं। एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज का ब्यूरोक्रेट्स, ये ठीक है योगी जी ने की रानों में ताकत धीरे धीरे आ रही है, जिस तरह उन्होंने अभी पलटा खाया है और अपने विश्वसनीय लोगों को पलटा है, कहीं ना कहीं से उन्हें फीडबैक मिला। तो ये फीडबैक लेने वाला काम योगी जी अपने पहले रिजीम में नहीं कर पाए, आज कर रहे हैं। अब ठीक है 73 और 73 लोग जो हैं ये वो हैं जिनको टारगेट सौंपे गए थे। आप आज मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर दीजिए, जवाब भी नहीं मिलेगा और आएगा आपकी शिकायत का निस्तारण कर दिया गया। क्या निस्तारण किया गया? और मैं एक छोटी सी घटना दुर्गेंद्र जी बताऊं, व्यक्तिगत है, कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि कहिए प्लीज बैठे हैं, बताइए, मैं कह दे रहा हूं। व्यक्तिगत कष्ट है, वो आलोक रंजन जी को सुना रहा हूं। मेरे पोते हैं 2, बड़े हैं, बालिग हैं, सारी चीजें। मैं 78 वर्ष का हो गया हूं, मेरे पास 2 शस्त्र लाइसेंस हैं जी। मैं चाह रहा हूं कि वो दोनों शस्त्र लाइसेंस अपने पोतों के नाम, जो बड़ी जगहों पर है, प्राइवेट सेक्टर में अच्छे पद पर हैं, लखनऊ में ही तैनात हैं। 6 महीने पहले मैंने उनके जो शस्त्र लाइसेंस के प्रार्थना पत्र से दिए और पुलिस कमिश्नर में आज तक उनकी रिपोर्ट नहीं लग रही। जब कोई भेजते हैं 5000 दो, 2 महीने का पैसा नहीं देंगे, भले ही रिपोर्ट लगे या न लगे। ये है आज का तंत्र। वाह क्या बात है। तो ये दुख होता है, कहीं दुख होता है 6 महीने से, और वो लखनऊ के ही रहने वाले हैं। कह रहे कि भाई कमिश्नरी जो कमिश्नर प्रणाली है वो तो बिल्कुल अद्भुत है,
उसके तारीफों के पुल बंद रहे ठीक हैं। है, कभी नहीं हुआ। मैं इतने वर्षों में 2 महीने, 1 महीने 15 दिन में थाने से लग करके रिपोर्ट और एसएसपी की रिपोर्ट 8 महीने हो गए हैं। हमारे यहाँ का एक व्यक्ति 10 बार चक्कर लगा गया, मैंने कहा पैसा एक नहीं देना, और मैं जानता हूं पैसा नहीं दिया जाएगा, उनका नहीं होगा। लेकिन अब आप सरकारी विदेश घूमते थे अफसर, आपके लिए इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आज योगी जी ने बहुत साफ कह दिया कि ये मुफ्त की घुमाई फिराई नहीं होगी, आपको जवाब देना पड़ेगा, और जवाब दे बनाया। आपने खुद ही देखा है, एक डीजीपी से कभी ऐसा नहीं हुआ कि डीजीपी को मुख्यमंत्री या शासन स्तर पर नकारा कहा गया। पहली बार मैं अपने इस 45-48 वर्ष की पत्रकारिता में सुन रहा हूं कोई डीजी को नकारा करके हटाया गया। आज का ब्यूरोक्रेट्स हैं, हावी हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग अपनी नजदीकी का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर योगी जी टाइट हो गए हैं, सख्त हो गए हैं, जमीनी हकीकत उनको फीडबैक मिल रहा है, तो समझिए कि ये भी उस बेलगाम घोड़ी को रान खींच करके और अपने रानों में ताकत ला करके सुधारेंगे। लेकिन कैसे सुधरेगी? अगर अपने आलोक रंजन जैसे अधिकारी 10 भी हो जाए आलोक रंजन जैसे अधिकारी, तो बहुत सुधार हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री के पंचम तल पर भी अब गतिविधियां तेज होंगी। मैं यही समझता हूं कि योगी जी ने जो टारगेट, ठीक बात है। अजय जी माफी के साथ रुक रहा हूं, ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो मंथन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। जवाबदेह बनाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ प्रशासन शासन को कर रहे हैं कि भाई जो काम दिया जाएगा वो करके बताना होगा, नियमानुसार कार्रवाई नहीं लिखना होगा। जैसे आलोक जी कह रहे हैं कि भाई टालू मिक्सचर दे दो, नियमानुसार कार्रवाई का मतलब टालू मिक्सचर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिलाल सब्जवारी साहब के पास चलेंगे। बिलाल भाई, ब्रेक से पहले दो महत्वपूर्ण लोगों ने, एक उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं बहुत लंबे समय तक और बड़े सफल चीफ सेक्रेटरी रहे हैं आलोक रंजन जी, उनका व्यू पॉइंट आया। वो कह रहे हैं कि भाई कागजों पर सरकारें नहीं चलती और नियमानुसार कार्रवाई जो लिख देते हैं वो टालू मिक्सचर है। उन्होंने ये सीधे तौर पर वर्बेटम ये नहीं कहा, लेकिन उसका आशय यही है कुल मिला के कि काम ना करने का मन हो तो नियमानुसार कार्रवाई आप लिख दो। और जनता खुश नहीं, इतनी बड़ी कार्रवाइयां जो मुख्यमंत्री जी ने एक नोटिस दिया है तो उससे है कि भाई कहीं ना कहीं आप काम नहीं कर रहे हैं
और ये एक ऐसे काडर के लिए जो IPS IAS एलीट काडर होता है, अच्छा काम करते हैं लोग, तो उसके लिए ये एक सवालिया निशान है, मेरा पहला सवाल। और दूसरा, क्या मुख्यमंत्री ने एक तरीके से परसेप्शन चेंज करने के लिए, क्योंकि नीचे से आवाज आ रही है कि काम नहीं हो रहा थाना चौकी में, तहसीलों में, कोई माने या ना माने, लेकिन अंदर से आवाज आ रही है, कप्तान नहीं सुनते हैं, 2 घंटे में बैठ के DM चले जाते हैं और लोगों की सुनते नहीं। आलोक जी ने कहा कि भाई जो कलेक्टर हो, कप्तान जो होता है वो डॉक्टर की तरह होता है, अगर अच्छा डॉक्टर वो होता है, अगर नाड़ी पकड़ लेता है तो मरीज का आधा दर्द दूर हो जाता है। यहाँ नाड़ी तो दूर ही रखते हैं, दूर प्रार्थना पत्र लिया और चलता कर दिया, वो वाली स्थिति है। तो ये दोनों मसलों पर आप जो आपका कमेंट है, जो आपकी राय है, वो रखिए दर्शकों के सामने। बिलाल जी कैसे हैं? आता हूँ किसी दिन घर। बिलाल जी बिल्कुल। बिलाल भाई, बिलाल सब्जवारी साहब से सवाल है मेरा ये। बिलाल जी तक आवाज जा रही? अनम्यूट करें अपने आप को बिलाल जी। जी मेरा सवाल आपने सुना? जी, I couldn't hear properly. I would like to request you please repeat again. दो बिंदुओं पर हमने आपसे सवाल किया है। आलोक जी ने कहा कि भाई इतने सारे अधिकारियों को अगर नोटिस दिया जा रहा हो, बड़े अधिकारी हैं, IAS IPS हैं, तमाम विभागों के लोग हैं, तो जनता खुश नहीं, इसका मतलब। और ये नीचे से आवाज आ ही रही बहुत दिनों से कि थाना चौकी में काम नहीं हो रहा। बीजेपी के अपने कार्यकर्ता भी बेचारे परेशान रहते हैं, वो कहते हैं भाई हमारी नहीं सुन रहा, आप सीधे फोन करा लो, बात कर लो जहां से मन हो। तो इस तरीके के एक आलोक जी ने कहा कि भाई इतनी कार्रवाई अगर हो रही है, इतने सारे लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, तो जनता खुश नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा भाई सरकारें कागजों पर नहीं चलती और अधिकारी जो लिख देते हैं नियमानुसार, वो नियमानुसार कुछ नहीं होता, आप काम करके दीजिए, डिलीवरी दीजिए। और मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि डिलीवरी दें। तो कुल मिला के एक प्रश्न मेरा यह है। और दूसरा सवाल यह है कि क्या अब मुख्यमंत्री जो नीचे परसेप्शन खराब हुआ है अब तक, हालांकि कोई सरकार में इस बात को मानेगा नहीं, लेकिन जो अंदर की बात है वो खराब हुआ है। नीचे जो थाना चौकी, तहसील और जिले स्तर तक में सुनवाई लोगों की नहीं हो रही है, इसीलिए लोग बड़ी संख्या में जब भी मुख्यमंत्री जनता दरबार करते हैं तो लाइन बाहर से लगती है, बिल्कुल सड़क से, बहुत सारी बार हम लोगों ने दिखाया है। तो क्या मुख्यमंत्री ने अब बिल्कुल सख्त रुख अपना लिया है? 16 बड़े अफसरों को हटाया, इधर से उधर किया, उनके कार्य में बदलाव किया, उसमें कई विवाद भी थे, और ये 73 लोग एक ही दिन में। बिलाल साहब देखिए दुर्गेंद्र जी, बजाहिर तो ये एक सख्त कदम नजर आता है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आप ब्यूरोक्रेसी को हैंडल कैसे करते हैं। देखिए मैंने सभी स्तर पर पत्रकारिता की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल से लेकर पार्लियामेंट तक मैंने कवर किया और अब फिलहाल कवर भी करता हूं। देखिए ब्यूरोक्रेसी को जो हैंडल किया जाता है, ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करना एक आर्ट है। इट कैन नॉट बी हैंडल थ्रू स्टिक। ब्यूरोक्रेसी को आप एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में, कॉन्फिडेंस में लेके आप हैंडल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास जो फीडबैक प्राप्त हो रहा है आपको, वो कितना ट्रांसपेरेंट है, इसका ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। और जब आप ब्यूरोक्रेसी को आप जब हैंडल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास अपने कॉन्फिडेंशियल और लॉयल ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स को ही थ्रू आप ब्यूरोक्रेसी हैंडल कर सकते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू ब्यूरोक्रेसी को हैंडल नहीं कर सकते। तो जब तक योगी जी के पास ऐसे निष्ठावान अधिकारी नहीं होंगे जो अपनी कार्य के प्रति निष्ठावान है, साथ ही साथ वो पॉलिटिकल लॉयल भी हो, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए और वो अपने आप में ऑनेस्ट भी हो, तो तभी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू आप ब्यूरोक्रेट्स को हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज इसके रिपरकशंस बहुत होते हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स नाराज हो जाते हैं तो ये सरकारें गिरा देते हैं, ये लीकेज सिस्टम के रूप में काम करते हैं पत्रकारिता को। और जहां आप ब्यूरोक्रेसी पे ज्यादा टाइट करते हैं लगाम, तो ये सारी कॉन्फिडेंशियलिटी पत्रकारों को लीक होती है और फिर सरकारें पलटी भी जाती है। बहुत ही नटशेल में ये मत कहिए ना, कोई बैठने नहीं देगा बिलाल साहब, अगल बगल बैठने देगा, एक खबर नहीं मिलेगी। क्या बात कर रहे हैं आप तो सब सीक्रेट लीक कर दे रहे हैं भाई। मैंने बहुत ही नटशेल में आपको बताने की कोशिश की है कि ब्यूरोक्रेट को ब्यूरोक्रेसी के थ्रू हैंडल किया जा सकता है। ठीक बात है। धर्मेंद्र सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ काफी देर से जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी, एक इसका दूसरा पहलू है मंथन का कि क्या 2024 को लेकर एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है,
एक परसेप्शन, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि हम कर्मठ ईमानदार और विपक्ष कर्मठ नहीं है, और भ्रष्टाचार तो आप देख ही रहे हैं कैसा सतह पर आ रहा है विपक्ष का। ये परसेप्शन भी हो सकता है क्या? दुर्गेश जी, जो आप कह रहे हैं उससे मैं अपनी सहमति जताते हुए 2-3 चीजें मैं और कहना चाहूंगा। कहिए प्लीज। अगर 5.5 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी को एहसास हुआ कि हमारे अधिकारी नाकारा है, तो हम इसको दूसरे ढंग से सोचते हैं जी। कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या मंत्री कम से कम उसका 12 से 15 से 20 साल का सार्वजनिक जीवन होता है, तब ऐसे पोस्टों को लगभग धारण करते रहे हैं अपने देश में जी। अब ये कोई कहे कि नहीं साहब, हम तो अब समझ पाए हैं कि हमारे अधिकारी नाकारा है, ये अधिकारियों की आड़ में अपनी कमियों को छिपाने का तरीका है। मेरा अपना मानना है, ये ठीक है कि लाल फीताशाही के अंतर्गत जितने लोग भी आते हैं उसमें हम ब्यूरोक्रेसी को भी रखते हैं, पॉलिटिशियन को भी रखते हैं, और सबके सम्मिलित सहयोग से ही देश प्रदेश का विकास होगा। किसी एक कैटेगरी पे, किसी एक अधिकारी पे या महास अधिकारियों पे ये ठीकरा फोड़ देना कि साहब आपकी वजह से हमारी छवि खराब हो रही थी, ये ठीक बात नहीं है। मेरा जहां तक अपना मानना है, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो 4-5 बार से सांसद भी रहे हैं, उनको पहले से ही पता है। वो तो ग्रास रूट के पॉलिटिशियन रहे हैं, धरना प्रदर्शन में भाग लेते थे, उनकी सहभागिता रहती थी, आप सभी जानते होंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं से जो आप कह रहे हैं कि 24 का ये है, वो 24 को जोड़ते हुए अब सरकार देखिए 5.5 साल एक बहुत लंबा समय होता है। जनता की जो मूल मुद्दे हैं, सरकारें देखिए वादा करती हैं आपके मूलभूत सुविधाओं की, लेकिन जैसे ही सरकार आती है फिर वो कारपोरेट्स की पॉलिसी बनाना, उन्हीं के लिए काम करना। ये मैं किसी एक मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, जो 2 सरकारें गई हैं, माननीय अखिलेश यादव जी की या बहन जी की जो सरकार गई है, वो मैं आपको बताऊं कि ये मूल मुद्दों से सब लोग भटक गए। मैं कभी नहीं इसका विरोध करता कि नहीं सड़कें नहीं बननी चाहिए, माल कल्चर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन हम जब अपने गांव से, अपने शहर से निकल के उस रोड पे पहुंचेंगे, तब हम लखनऊ की सड़कों पे आएंगे। जिन सरकारों ने मूलभूत सुविधाएं उसको ठीक से अगर हैंडल नहीं किया है, वही सरकारें गई हैं। जनता ये मानती है, जानती है। कोई भी सरकार हो जानती है कि नहीं, हर व्यक्ति को आप नौकरी नहीं दे सकती, रोजगार नहीं दे सकते, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर सकते। मैं पूरे यूपी की जो 25 करोड़ जनता उसकी बात कर रहा हूं। जनता तो इतनी सहनशील है कि अगर आप थोड़ी बहुत भी कमी रहती तो उसको इग्नोर करती है। ठीक बात है। और इसी का फायदा माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को मिला था कि एटलीस्ट एक उनका कार्नर था जहां पे आप कह सकते हैं कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया। ठीक बात। पिछली जो 2 सरकारें का पतन हुआ है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे हुआ है। ठीक बात है। ठीक है, वो कार्रवाई एक तरफा हुई, 2 तरफा हुई, अलग मुद्दा है। लेकिन कहीं ना कहीं से लगा कि नहीं, योगी जी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन दोनों सरकारों से थोड़ा भिन्न है। उसके लिए उनको हम बधाई भी देते हैं। लेकिन ये कह देना कि यही मेरे 73 हमारी सरकार की जड़ खोदते हैं, हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। धर्मेंद्र भाई, ये तो शुरुआत है, इसको शुरुआत कह सकते हैं भाई। अभी तो उन्होंने शुरू किया है, मनीष सिंह के पास चलते हैं। धर्मेंद्र भाई आपके पास आएंगे। मनीष सिंह जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, और थोड़ा सा हमारी आदत है कि हम पूरी बात करने देते हैं, बीच में काटा पीटी करते नहीं है बहुत। मनीष जी, ये मुख्यमंत्री जी ने एक संकेत दिया, एक संदेश दिया, टॉप 16 ब्यूरोक्रेट्स को इधर उधर किया, और अब 73 को कहा कि आपने काम नहीं किया। और कल से वो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, 2 दिन बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, और वहां जाके भौतिक समीक्षा वो कर रहे हैं चीजों को जाके। जो आलोक जी कह रहे थे कि अब जो काम डीएम कलेक्टरों से बचा है, मुख्यमंत्री जी खुद ही अब देखने जा रहे हैं कि भाई कौन सी सड़क, कौन सा नहर, क्या बना क्या नहीं बना। तो इसको तो सकारात्मक लेना चाहिए समाजवादी पार्टी को, भाई एक अच्छा प्रशासन योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं। और दूसरा मेरा आपसे भी वही सवाल है कि क्या ये आगे का रोड मैप है? मनीष जी। दुर्गेंद्र जी, इस पैनल में मौजूद सभी वरिष्ठ जनों को मैं प्रणाम करता हूं, और खास करके हमारे यशस्वी मुख्य सचिव रहे श्री आलोक रंजन जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, और उनकी बातों से सहमति जताते हुए हम सिर्फ इतनी बात कहना चाहते हैं
कि योगी आदित्यनाथ सरकार जिस तरह से अधिकारियों के ऊपर ठिकड़ा फोड़ करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, यह बहुत ही निंदनीय है और इसकी हम निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं। एक बात। दूसरी बात जो मैं बहुत दुर्गेश जी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में 2,43,483 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी के पास सड़क है, जिसमें हमारे पास जो ग्रामीण मार्ग है वो 1,80,135 किलोमीटर है। विशेष मरम्मत कराना था उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी आदित्यनाथ की जब दूसरी बार सरकार बनी और जितिन प्रसाद जी जब मिनिस्टर बने पीडब्ल्यूडी के, तो टेलीविजन के माध्यम से बहुत एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई थी। लेकिन आपके सामने जिन सड़कों की मरम्मत होनी चाहिए थी, जिन सड़कों को बनाना चाहिए था, उन सड़कों को मरम्मत कराना और बनाना तो छोड़ दीजिए, उस विभाग में जितना ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर के जितने बड़े घोटाले किए गए, अधिकारियों के ऊपर आप कैसे ठिकरा फोड़ सकते हैं? मनीष भाई, योगी जी ने कार्रवाई की ना, हजम नहीं किया ना अपने मंत्री को। जी सुनिए तो आप, ये कार्रवाई किसके ऊपर किया आपने? उन अधिकारियों के ऊपर किया जिनका उससे कोई लेना देना नहीं था। आपके मिनिस्टर जो पीडब्ल्यूडी के थे, जिनके कलम से ट्रांसफर पोस्टिंग हुए, जिनके दिशा निर्देश में हुए, उनको दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक के लोगों ने बचाया उनको, और अधिकारियों का आपने नुकसान पहुंचाया। देखिए, मेरा जो कहने का मैं जितना राजनीति में समझता हूं और जितना चीजों को मैंने देखा है, आलोक रंजन सर बैठे हैं, हम लोग जब मैं युवजन सभा का राष्ट्रीय महासचिव था, जब उस समय जब हमारी सरकार थी, आलोक रंजन सर के पास में एक दरख्वास्त लेकर के गया था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने निर्देश किया था 7 ट्यूबवेल हमारे गांव में, मतलब हमारे न्याय पंचायत में आलोक रंजन सर के दस्तखत से 7 दिन के अंदर 7 सरकारी ट्यूबवेल पानी के लगाए गए थे। मैं पूर्वी यूपी का रहने वाला हूं, बिहार बॉर्डर का रहने वाला हूं। तो कहने का मतलब यह है कि एक चीफ मिनिस्टर और एक जो मुख्य सचिव है, उनके बीच का जो लगाव होता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री थे, उनका अधिकारियों के साथ कभी राजा और रंग का संबंध नहीं था, उनका एक फ्रेंडली रिलेशन था। एक चीफ मिनिस्टर और एक अधिकारी, हम इंसान हैं, हम मानव हैं, मानवता के बीच में एक अधिकारी। लेकिन उनका भी तो धैर्य टूट गया मनीष जी। बाद में उन्होंने कहा कि भाई ये अफसर प्लेटें भी उठा सकते हैं, अब उस ओर हम जाएंगे नहीं तो बहुत अच्छी बात नहीं होगी, अब उस ओर नहीं जाएंगे हम शेखर जी के पास चलते हैं। शेखर जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। मनीष भाई आएंगे आपके पास भी। शेखर जी, मनीष जी ने कहा कि भाई ये अधिकारियों के सिर्फ ठीकरा मत फोड़िए आप लोग भारतीय जनता पार्टी, और परसेप्शन बनाने के लिए कार्रवाई मत करिए कि भाई 24 का चुनाव लड़ना है, कार्यकर्ता भी नाराज और जनता भी नाराज, और परसेप्शन बना रहे हो, अधिकारियों के कंधे पर बंदूक रख के चला दो। और ये चिताया भी है, बिलाल साहब ने चिताया कि अधिकारी अगर इनको छड़ी से हाँकने की कोशिश की गई तो फिर ये सुना ही होगा आपने क्या क्या कहा बिलाल जी ने, बताइए। सबसे पहले दुर्गेश जी, आपको इस ज्वलंत इशू जो बर्निंग इश्यूज को लिए आप लेके आए उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हमारे बीच में जो और भी लोग हैं, बहुत सीनियर हमारे मुख्य सचिव आलोक रंजन जी, जो एक व्यक्तित्व नहीं है, आप में एक संस्था है, क्योंकि मैं इनसे पर्सनली 3 बार मिला और मिलने के बाद ऐसा व्यक्तित्व मैंने बहुत ही कम ब्यूरोक्रेट्स में देखा है, जो व्यक्ति को इतना व्यस्त होने के बाद आराम से बैठा के पानी और जब बात करता है और सारी चीजों का निस्तारण करते हैं आते हैं। सबसे पहले मैं एक इशू पे धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश को स्वदेशी विमान वाहक पोत आपको विक्रांत मिलने की देश को कोटि कोटि बधाई देता हूं। सभी को बहुत बहुत बधाई जी। अब आता हूं विशेष वस्तु पे जो आपने ज्वलंत मुद्दा रखा है। ये तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, और ये कार्रवाई जो आपने बताई है, 10 आपके जो चीजें बताई हैं आपने, अगर आप नीचे लेवल पे आए तो थाने तक की कार्रवाई हुई है, जो आप शायद आप बताए, मैं सुन नहीं पाया हूँ। नहीं, मैं बताया 10 थाने महाराज, 10 थाने बताया हमने, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। मैं आप पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ मिस्टर दुर्गेश जी, मैं कह रहा हो सकता बताया मैं सुन ना पाया हूँ। तो 10 थाने तक की सुई है, क्योंकि मैं जिस तरह का काम करता हूँ ग्राउंड जीरो पे, पहले थाने पे जो भी जाता था प्रताप पीड़ित, उसको बहुत अच्छे तरह से व्यवहार किया जाता था, पानी पिलाया जाता, उससे बात की जाती थी। जिस तरह आलोक रंजन जी ने कहा है कि जो ये सरकारी कागज है, ब्यूरोक्रेट्स है, मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री क्या कर सकता है, वो चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए अधिकारी करते हैं। एग्जीक्यूट क्या करने के लिए सारी चीजें आलोक जी ने बता दी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार ने जी बता दी, क्योंकि जो ये कागजी कार्रवाई होती है इसका निस्तारण किया जाए समय से, इसकी विधिक कार्रवाई की जाए, लेकिन इसका फॉलो बहुत जरूरी है। आज कौन करेगा शेखर भाई? सरकार आपकी है, आप ही करोगे ना। दुर्गेश चौहान या आलोक रंजन जी नहीं करेंगे, बिलास सचवारी, अजय कुमार जी भी नहीं करेंगे, धर्मेंद्र सिंह जी बिल्कुल नहीं करेंगे।
और मनीष सिंह आपकी टांग खींचेंगे, विपक्ष में है। 100 दिन तक, ये 100 दिन की सरकार बनने के बाद ये जुलाई तक ये बातें चल रही थी और बहुत दिन तक थी, ये अपेक्षित थी, शायद चीजें सुधर रही हैं, लेकिन चीजें अब पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पे नहीं हो गई हैं, क्योंकि जीरो टॉलरेंस और सुशासन की बात लेके जो हम लोग आए हैं उसको अब ये चीजें बहुत ही एग्जीक्यूट होने लगी है 100%, और उसका फॉलोअप चाहिए मुझे। अब फॉलोअप मिलने पे अगर ये 73 अफसरों की जो नोटिस गई है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत करीबी माने जाते थे, लेकिन अब ये एक संदेश गया है। आप ये देखिए कि IGMRS जो CM हेल्पलाइन है उसका वहां तक का निस्तारण हुआ है, वहां पे फीडबैक ये गया है कि CM हेल्पलाइन पे जो जाती है उसका निस्तारण नहीं होता है। तो माननीय योगी पानी ऊपर हो गया, यहाँ तक पानी आ गया, शेखर जी पानी यहाँ तक आ गया, तब मुख्यमंत्री जी ने कहा अब इनको करो, इन पर कार्रवाई करो। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बर्दाश्त से बाहर है मामला। और जो PWD की बात मनीष जी ने की, वो मंत्री जी अब उत्तर प्रदेश नहीं आ रहे हैं, ये बहुत ही कम आ रहे हैं घूम फिर के। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको जवाब देना चाह रहे हैं। 2024 के परफेक्शन में और आलोक रंजन जी जो कहा है उसको मतलब मनीष जी शेखर जी, अब मनीष जी को मौका दीजिए, जो आपने बिंदु उठाया उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष जी बोलिए। देखिए दुर्गेश जी, हम सभी लोगों को एक बात समझना पड़ेगा कि किसी सरकार में सभी लोगों की सहभागिता होती है, और एक सरकार जनता के प्रति निष्पक्ष होकर के तब जवाबदेह हो पाती है, तब निष्पक्ष तरीके से काम कर पाती है जब उसकी मानसिकता निष्पक्ष होती है। अधिकारियों के ऊपर जिस तरह से अधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, विपक्ष के राजनीति करने वाले लोगों को जिस तरह से इस सरकार ने बदनाम करने का काम किया, मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जिला पदाधिकारी जाएगा तो अधिकारी उनका स्वागत करे, सरकार का जिला मंत्री जो मिनिस्टर है, जो जिला प्रभारी है, वो जाएगा तो अधिकारी स्वागत। इनके इतने कार्यक्रम राजनीतिक लगे रहते हैं कि जिनका अधिकारियों के ऊपर इतना भारी दबाव और इतना भारी लोड रहता है कि जिनका जनता के प्रति वो अधिकारी जिस तरह से जवाबदेह बनकर के काम करना चाहते हैं उस तरह से नहीं कर पाते हैं। एक बात। दूसरी बात, थानों की जो स्थिति है, आज भी देखेंगे आप थानों में पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के नाम पर 2500 से 3000 रुपए थानों में लिए जा रहे हैं। ये किसके निर्देश पर हो रहा है? आखिर किसके दिशा निर्देश पर इस तरह की थानों में कार्रवाई चल रही है? थानों का पैसा कोई मुख्यमंत्री जी थोड़ी कलेक्ट कराते हैं, क्या बातें कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं होता भाई, ये इसके जिम्मेदार नीचे के लोग हैं। दुर्गेश जी, 5.5 बरस एक चीफ मिनिस्टर कुर्सी पर आने के बाद अगर वो ये नहीं जानते हैं कि उनके उत्तर प्रदेश में थाने में पासपोर्ट के नाम पर 2500 से 3000 रुपए में, तो ये नकारा और निकम्मेपन का, इसीलिए तो कार्रवाई कर रहे हैं महाराज योगी आदित्यनाथ, इसीलिए कार्रवाई कर रहे हैं मनीष जी। 5 बरस हो गया है। आपकी सरकार में मुझे नहीं लगता कभी 13 को भी नोटिस आपने दिया होगा, लेकिन अब अरे दुर्गेश जी, हमारी सरकार जो जवाबदेह होता था उसके ऊपर कार्रवाई करती थी। हमारी सरकार किसी को बदनाम नहीं करती थी। हमारी सरकार जो जवाबदेह होता था उसके ऊपर कार्रवाई करती थी, जो गलत नीतियों को जनता के बीच में लेकर ठीक बात है। आलोक जी मुझे लगता है अभी जाएंगे, वो पूरे समय हमारे साथ में नहीं रहेंगे, जैसे मेरे पास सूचना थी, और रहे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आलोक जी से सवाल ये कर लेते हैं, क्योंकि आलोक जी का जो कीमती समय और व्यू है वो मेरे बहुत महत्वपूर्ण है इस मंथन के लिए, और करोड़ों करोड़ दर्शक जो हमें देख रहे हैं, कम से कम उनको आलोक जी का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत महत्वपूर्ण और सभी का है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी का कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आलोक जी चूंकि उसी सेवा में वर्षों रहे हैं और शीर्ष पर रहे हैं, और जैसा अभी सुना कि भारतीय जनता पार्टी के साथी भी उनके मुरीद हैं और समाजवादी पार्टी के लोग भी मुरीद हैं, अजय कुमार जी 5 दशक के पत्रकार भी मुरीद हैं, और दुर्गेंद्र चौहान भी उनके प्रशंसक हैं। तो ऐसे मॉडल अधिकारी को ऐसे रोल मॉडल के रूप में होना चाहिए। आलोक जी कोई प्रशिक्षण वगैरह दे दीजिए भाई, आप क्यों नहीं प्रशिक्षण इन लोगों को देते हैं कि कैसे जिला चलाया जाता है, कैसे शासन तंत्र चलाया जाता है, कुछ बताइए। या कभी योगी जी आपसे प्रशिक्षण दिलवा सकते हैं, मुझे लगता है कोई एतराज नहीं होगा आपको। एक तो मेरा ये प्रश्न है। दूसरा सवाल ये है कि ये सिस्टम सुधरेगा कैसे? आम जनता दशकों से चीख रही कि भाई मेरी सुनवाई नहीं हो रही, ननकू रज्जाक वहीं के वहीं हैं, और सरकारें बदल रही हैं, सिस्टम बदल रहा है, देश बदल रहा है। आलोक जी अनम्यूट कर लीजिए कृपया, आपकी आवाज दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं। मैं बोलता हूँ अधिकारियों के बीच में जाके जहाँ भी मौका मिलता है तो एक तरीके का प्रशिक्षण हो जाता है जी। मैंने इस संबंध में किताब भी लिखी है, तो उसमें भी मैंने ये बात सामने रखी है कि अधिकारी लोग उससे देखें कि किस प्रकार की
कार्यप्रणाली होनी चाहिए, पब्लिक के हित में होनी चाहिए जी। ये तो बात इसकी रही। और बाकी सुधरेगी कैसे, सुधरेगी तो वही कि एक अधिकारियों की तरफ से मैं कह रहा हूँ माइंडसेट का चेंज होना पड़ेगा, जो उनका एटीट्यूड है तो उसको बदलाव आना पड़ेगा। उनको ये एटीट्यूड खत्म करना पड़ेगा कि हम यहाँ बैठे हुए हैं कि कोई एक ऑफिसर है खाली पावर और पर्क्स के लिए। उनको ये समझना पड़ेगा कि हम यहाँ जन सेवा के लिए बैठे हैं और हमारा असली सर्टिफिकेट जो है अधिकारी का, मैं समझता हूँ किसी भी अधिकारी का, उसको जनता ही देती है। अगर वो अच्छा काम करेगा तो जनता सर्टिफिकेट देती है कि हाँ इसने ईमानदारी से काम किया है और पब्लिक की समस्याओं को हल किया है। इससे बड़ी सफलता किसी अधिकारी के लिए कोई और नहीं होनी होती है। और उनको ये समझना पड़ेगा अधिकारी को कि यही असली सर्टिफिकेट है। ये नहीं है कि हमने आगे पीछे कहीं दौड़ के कोई अच्छी पोस्टिंग ले ली या कुछ कर लिया, इसके पीछे नहीं को रहना चाहिए। वो भी पोस्टिंग मिले जहां भी आप जनता के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, किसी भी पोस्ट में आप जाएं। और खासतौर से कई चीजें ऐसी पोस्टें जो लोग समझते हैं कि बहुत अच्छी नहीं है, कि ग्राम विकास है या कृषि है या उद्यान है, सोचते हैं कम अच्छी है। उद्योग को लोग समझते हैं ज्यादा अच्छा है, लेकिन आप समझिए इन पोस्टों में आप पब्लिक के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने के लिए, भुखमरी दूर करने के लिए, तो वो तमाम उनको आवास देने के लिए कितना आप काम कर सकते हैं क्षेत्र में। तो एक मानसिकता का परिवर्तन जरूर है अधिकारियों में, और ये परिवर्तन लाने के लिए कुछ तो ये है, ठीक है, जो लोग नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा एक मोटिवेशनल भी होना चाहिए, जो कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और ऊपर से एक सिग्नल, पूरी ऊपर से ब्यूरोक्रेसी से नीचे सिग्नल जाना चाहिए कि हम इस तरीके की कार्यप्रणाली आप अगर करोगे तो हम आपको इसके लिए प्रशंसा करेंगे या आपको उसके लिए लाभ देंगे या रिवॉर्ड देंगे। आलोक जी, एक और सवाल छोटा सा है, बहुत 20-30 सेकंड में आप जवाब देना चाहें तो, कि कुल मिलाकर क्या जो ये अभी मुख्यमंत्री जी की जो तत्कालिक हालिया कार्रवाई है कल परसों की, क्या उससे कुछ असर पड़ेगा? क्या नीचे जो एक फीडबैक आया कि भाई थानों में नहीं सुने जा रही, 10 थानों को चेतावनी, एडीजी को चेतावनी, डीआईजी को चेतावनी, आईजी को चेतावनी, कमिश्नर को चेतावनी और सब लिख कर दो, तो ये क्या इनसे कुछ माहौल बनता है? इस तरह की कार्रवाइयां शासन के अंदर जब होती हैं कुछ माहौल बनता है या सब अपने हिसाब से अपने हिसाब से चलते रहते हैं लोग? ये अंदर आपने बहुत फील भी किया होगा बहुत वर्षों तक। नहीं, नोटिस आ जाना या कुछ आ जाना, ये तो अधिकारी को उसको महसूस होता है। अगर उस अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा जाए या कोई जवाब तलब किया जाए तो उसको महसूस होता है और उसको अपने काम में सुधार लाना चाहिए और होना चाहिए। और नहीं तो फिर ऐसा होना चाहिए कि अगला कदम ये होना चाहिए कि फिर कुछ लोगों को इसमें से, अरे क्यों नहीं, कुछ लोग जो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं उनको चिन्हित करके उसके लिए फिर दंडित भी होना चाहिए। अगर दंडित हो जाए बिल्कुल तो तब बात और सामने आएगी, हाँ भाई जिन्होंने नहीं सुना बात को या नोटिस का भी ध्यान नहीं दिया उन्हें दंडित किया गया, और जो सुधर जाए वो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक बात है, ठीक बात है आलोक जी। बिलाल जी, बहुत 30 सेकंड में, क्योंकि मंथन अब समापन की ओर है, मंथन अंतिम सोपान की ओर है, और बहुत अच्छी बातें सभी ने बहुत अच्छी बातें की, और शेखर जी ने भी बिल्कुल जायज बात की। भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं लेकिन बढ़िया बात की उन्होंने। बिलाल जी, ये कुल मिलाकर जो ये बात आती है ना कि ये जब सरकारें वो चीज जब करा नहीं पाती, आपने कहा ना कि छड़ी से ब्यूरोक्रेसी नहीं हाँकी जाती, जब सरकारें इसकी करा नहीं पाती तो कहते हैं कि भाई आईएएस अफसर को चाप दो, आईपीएस को चाप दो, एक संदेश जाएगा। इसके पीछे किस तरह की मानसिकता काम करती है बिलाल भाई? देखिए दुर्गेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को अगर आप सेटअप देखें, केंद्र का देखें या राज्य सरकार को देखें, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चलती ही ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो अपना सारा उत्तर प्रदेश का सेटअप करते हैं वो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से ही करते हैं। आपको अच्छी तरह याद होगा कि पिछली सरकार के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा था, नेता कहते थे कि हमारी माने सुनी नहीं जा रही। उत्तराखंड में भी यही प्रॉब्लम थी। आप केंद्र की बात करें तो वो भी प्रॉपरली पीएमओ से कंट्रोल होता है। सभी कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि यार सारी फाइलें वहां से पास होके आती है। तो मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ही ग्रे एरिया है। इसको हैंडल करने के लिए आर्ट की जरूरत होती है, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, लेकिन फीडबैक कितना ट्रांसपेरेंट है इसका ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। हर आदमी को लाइसेंस चाहिए, हर आदमी को अपना पासपोर्ट चाहिए, हर आदमी को ठेके चाहिए, हर आदमी कुछ ना कुछ अधिकारियों से काम कराना चाहता है। अधिकारी किस किस को ऑब्लाइज करेगा? देखिए, अधिकारी की भी एक सीमा होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अधिकारी को क्विक होना चाहिए काम करने में। जितना वो क्विक होके काम करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी काम करने की ज्यादा होती है और उसका एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए, तो जनता तक लाभ पहुंचता है। ठीक बात। अजय जी अब बड़ी गजब स्थिति है। अब मुख्यमंत्री अगर ब्यूरोक्रेट की सुन के काम करें तो बोले ब्यूरोक्रेट की सुन रहे नेता नाराज।
विधायक लोग जा रहे हैं भाई दिल्ली चले जा रहे हैं, यहाँ ठेके नहीं ले रहे हैं, तुरंत धनाधन अमौसी एयरपोर्ट से उड़े जा रहे हैं। अब पता नहीं किसके किसके पास दिल्ली में जा रहे हैं, रो रहे हैं, कलप रहे हैं जाके। 2-3 बड़े नेता भी अक्सर कलपने चले जाते हैं दिल्ली। और अगर वो ब्यूरोक्रेसी पर डंडा चला दें तो मनीष सिंह कह रहे हैं कि भाई आप ब्यूरोक्रेसी के कंधे बंदूक रख रहे हैं। मुख्यमंत्री होना बड़ा कठिन काम है अजय जी, बहुत कठिन काम है। अगर आप पॉलिटिकल जोड़ तोड़ से या अपनी पौरुष से या अपने राजनीतिक कौशल से बन भी गए तो बहुत मुश्किल है भाई। बहुत मैं तो बहुत पजल्ड हो गया हूं। बताइए इसका हल बताइए अजय जी। नहीं दुर्गेंद्र जी, हल एक बहुत सीधा सा मैं आपको बात, ये पोर्टल पर बहुत सी चीजें आती हैं और उनका निस्तारण पोर्टल पर ही हो जाता है, जनता की सुनवाई नहीं होती। आखिर क्या कारण है, क्या इसमें नहीं, लेकिन पिछली योगी जी की सरकार में 100 विधायक विधानसभा में बैठे। क्यों बैठे? ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ। उसी समय सुधार हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि उनके सलाहकार भी ब्यूरोक्रेट। तो वो ब्यूरोक्रेट जो सलाह देते हैं वो अपने हिसाब से देते हैं। उनका वो 100 विधायक हैं, और आपने चूंकि पहले शपथ देकर ही कहा था कि हमारा कोई कार्यकर्ता आना चौकी या अधिकारी के यहाँ नहीं जाएगा। योगी जी ने पहले रीति में यही बात कही। इनका कार्यकर्ता निरुत्साहित हो गया, आना चौकी जाने लगे, उसकी सुनवाई नहीं होती। तो अब आप एक चीज देखिए, जहां 100 विधायक बैठ चुके थे, अब योगी जी की समझ में आया है आज का अफसर, चाहे वो एसएसपी हो या डीएम हो, आप फोन मिला लीजिए, उसका नंबर मिला लीजिए, उठेगा तो पीआरओ बोल रहे हैं साहब अभी मीटिंग में। अरे भाई क्या मीटिंग है? अब वो कहो कि साहब जो है जनता से मीटिंग कर रहे हैं, जनता से मीटिंग करिए, आप जनता दरबार लगाइए, 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठिए। आप कम से कम देखिए, वो मोबाइल नंबर पर उनके संपर्क नहीं हो पाता, तो ये बड़ी विकट समस्या है। अगर आप समझिए 520 आईएएस का काडर उत्तर प्रदेश में है और नहीं लगभग आईएएस ऑफिसर का है 540 का, तो 73 अधिकारी हम सब मिला ले छोटे बड़े, तो कहीं ना कहीं ये 7% को 7% पहुंचे होंगे। ये तो वो आए हैं जिनके नाम आ गए। तो एक सार्वजनिक रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं कहता हूँ आज सुधार होगा। ये जितने 73 हैं सबके नाम बड़े बड़े अक्षरों में समाचार पत्रों में दे दिए जाए कि इन्हें काम नहीं किया, इनकी जवाबदेही हो। ठीक बात है, ठीक बात है। धर्मेंद्र सिंह जी, फाइनल कमेंट मात्र 20 सेकंड में, माफी के साथ में फाइनल कमेंट। चौहान साहब देखिए, अपना मानना है कि जो हमारी जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से चलती है। कोई भी सरकार हो, ना तो हम पूर्ण रूप से नेताओं को दोष मान सकते हैं, ना पूर्ण रूप से अधिकारियों। ये दोनों के सम्मिलित जब ये मामला बनता है तभी चीजें आती हैं। एक तरफा आप नहीं कह सकते कि नहीं साहब मंत्री है हमारे ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री ठीक नहीं है, हमारे अधिकारी नहीं ठीक है। काम आपको लेना उन्हीं से है। हर सरकार को जब अपना आप एजेंडा बनाते हैं कि हमारे 3 महीने का या हमारे 100 दिन का या हमारे 200 के दिन का एजेंडा ये है, आप उस एजेंडा पे अपना फीडबैक ले लीजिए। एजेंडा आप बनाते कुछ हैं, कार्य करते कुछ हैं। वो हौच पौच की जब स्थिति हो जाती है, वहां पे फिर अधिकारी अपनी परफॉर्मेंस दे नहीं पाते। एकदम एब्सोल्यूट ये कह देना कि नहीं अधिकारी ये जो 73 ठीक है, ये आप टॉपिक क्यों चला दिए? क्योंकि आपको बड़ी कार्रवाई दिख रही है। ये बहुत छोटी कार्रवाई है सर। उनका दायित्व था, उनकी जिम्मेदारी थी, उनको अधिकारियों को करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए देखिए, मतलब नेशनल चैनल्स पे सारी तरफ ये डिबेट का एक विषय बन गया कि महाराज जी ने 73 अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया। ये बहुत छोटा काम है सर। सरकार का पहले विजन क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। आप छोटे छोटे अपने टारगेट बनाइए कि 100 दिन में हमें ये करना है, 200 दिन में हमें ये करना है, 400 दिन में हमें ये करना है, 5 साल का आपके पास धर्मेंद्र भाई बस होना चाहिए। बिल्कुल बिलाल साहब बिल्कुल उंगली उठा रहे हैं। मैं 10 सेकंड बिलाल भाई, बस अब समापन की ओर है मामला। 10 सेकंड बिलाल भाई बोलिए। 10 सेकंड अनम्यूट करिए प्लीज। मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को अपनी छवि बनानी है तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जो इंक्वायरी है उस पर कार्रवाई हो जाए निष्ठा से, पूरे देश में उनकी परसेप्शन बन जाए।
ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अभी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने कहा कि भैया हम लिख कर दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई भी सरकार है विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, ये स्लिप होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपका कि आपने इस विषय को मंथन में शामिल कर लिया। सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आलोक जी का भी बहुत शुक्रिया, बिलाल भाई का बहुत शुक्रिया, मनीष सिंह जी का बहुत शुक्रिया और सभी साथियों का, शेखर जी का भी बहुत शुक्रिया और अजय जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंथन में यही बात निकल कर आई कि परसेप्शन कुछ भी हो, अल्टीमेटली निर्णय जनता करती है। और आलोक रंजन जी उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आपको तमगे जनता देगी, आप लोक सेवक हैं, आप कोई दाएं बाएं काम मत करिए, जनता का काम करिए, जनता सर आंखों पर बैठाएगी और तब ये फिर किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको नोटिस दे, आपको हटाए, आपको सस्पेंशन करे या आप पर कार्रवाई करे। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को और देश की ब्यूरोक्रेसी को आलोक रंजन की बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। आलोक जी ने किताब भी लिखी है, वो भी अगर चाहें लोग, इच्छा हो तो पढ़ सकते हैं। अब चलते चलते में वक्त हो चला है, चलते चलते का वक्त हो चला है। आपको केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति की एक तस्वीर दिखाते हैं, हमीरपुर की। निरंजन ज्योति वहां बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंची थी। हमीरपुर सदर से वो विधायक भी रह चुके हैं और फतेहपुर से सांसद भी हैं, वो साध्वी हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए वो रोटियां सेक रही हैं। ये तस्वीर देखिएगा। विपक्ष ने कहा कि साध्वी जी राजनीतिक यानी सियासी रोटियां सेकने पहुंची हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।